नमस्कार साथियों, संकल्प क्लास में आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूर्व में हम लोगों ने विसर्ग संधि के 4 नियमों का अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी विसर्ग संधि को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे के जो नियम हैं उन नियमों का अध्ययन करते हैं। और जो नियम हम अध्ययन करेंगे वह नियम कंपेरेटिव तुलनात्मक अध्ययन होगा, या यूँ कह सकते हैं कि हम लोग उस विसर्ग संधि को कुछ विशेष अक्षरों के ऊपर ले जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि सारी की सारी जो संधि है वह संधि उन्हीं पर आधारित है, वही उसका बेस है, वही नियम सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज अपने से कंपैरेटिव नियमों को तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जो 5वां नियम है उस 5वें नियम की बात करते हैं। 5वां नियम क्या कहता है? विसर्ग के बाद च, छ और श ये आ जाए। 5वां नियम हो गया। अब हम बात करते हैं 6ठे नियम की। जितना जल्दी हम लोग इसको समझेंगे, देखेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। विसर्ग के साथ ट और श, और इसी के साथ हम लोग 7वें नियम को देखते हैं। 7वां नियम क्या कहता है? विसर्ग के साथ त, थ और श। ये 3 नियम और 4 जो पहले पढ़े थे उनको, और आज 5, 6 और 7 इन नियमों को मैंने एक साथ क्यों लिखा है, इसके लिखने के पीछे कारण क्या है, उस कारण को आपको समझना होगा। ये कहता है कि यदि विसर्ग आता है, विसर्ग के बाद च, छ और श, ये 3 आते हैं, तीनों में से कोई एक आता है, तो बदलना केवल विसर्ग को है। और विसर्ग को बदलते किस में है? केवल परिवर्तन विसर्ग में करना है, केवल परिवर्तन विसर्ग में करना है। च, छ और श किस में परिवर्तन किया? श में परिवर्तन कर दिया। या यूँ कह सकते हैं कि इसको यहाँ ना लिखकर यदि हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ करते हैं तो भी बात वही है, विसर्ग को श में बदलना है। यहाँ विसर्ग को इस श में बदलना है, और यहाँ इस विसर्ग को इस श में बदलना है। ऐसा क्यों, ये भी आपको जानना जरूरी है। आप लोगों को जब मैंने वर्ण विचार समझाया था, तो यहाँ पहले मैं इन चीज़ों के बारे में समझा देता हूँ ताकि आपके किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहे। हम लोगों ने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन चीज़ों को देखा था। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनको देखने पर कंठ में क वर्ग आएगा, च, ट, त और प। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कौन से ये जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन का उच्चारण इनमें से किन के साथ होता है, ये चीज़ भी हम लोगों ने देखी थी। अब आप लोग देखिए, श का उच्चारण तालु से होता है, इस श का उच्चारण मूर्धा से होता है, और इस श का उच्चारण दंत से होता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक ही जगह उच्चारित होते हैं। इसलिए ये कहता है कि विसर्ग को यदि आप बदलेंगे, विसर्ग को यदि आप बदलेंगे तो च है, छ है या स है, तो इसमें क्या होगा? बदलना किसको पड़ेगा? इस श में बदलना पड़ेगा। कारण क्या है कि इस श का संबंध इससे है, इस श का संबंध इस त से है, और श शंकर वाला जिसे हम कहते हैं उसका संबंध च से है। ये चीज़ समझना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ताकि आपको पता चले कि त के साथ ये वाला और ये वाला नहीं आ सकता, यानी च के साथ इस श का और इस श का आगमन नहीं हो सकता। वैसे ही ट का इसके साथ और इसके साथ संबंध नहीं है,
वैसे ही इस त का इन दोनों के साथ संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह उच्चारित होते हैं, दो अलग अलग स्थान से उच्चारित होने वाले जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों का मेल बड़ा कठिन हो जाता है श के संबंध में। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी च आएगा तो च के साथ इसी श का आगमन होगा, ट के साथ या श के साथ इसी का होगा, और त थ श के साथ इसी का होगा। इसका कारण मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि एक ही जगह उच्चारित होते हैं, एक स्थान से उच्चारित होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के परम मित्र बन गए। इसलिए मैं अपनी भाषा में इनको परम मित्र कहता हूँ कि च वर्ग का परम मित्र कौन सा स है, तो आप कहेंगे शंकर वाला स है। ट वर्ग का परम मित्र कौन सा है, आप लोग कहेंगे ये स है। और त वर्ग का परम मित्र कौन सा है, आप लोग कहेंगे स सड़क वाला या स सरोज वाला। क्यों? उसका कारण मैंने आपके सामने रख दिया। आप लोग आसानी से इस चीज़ को देख और समझ सकते हैं कि एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं। अब आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। कारण क्या है? उसका कारण सीधा सीधा आपके सामने रखा हुआ है कि कौन सा किसका परम मित्र है, च का, ट का और त का। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स करेंगे तब भी आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेगी। नंबर 1, अंतः प्लस चेतना। करना कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा था, हर बार मैं यही कहता हूँ, ये डायलॉग फिक्स है मेरा कि करना कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा सा नियम को समझना है, समझने के बाद उत्तर करना है। ये कहता है कि च से पहले, इसको देखिए, प्लस के बाद वाले अक्षर को देखिए, विसर्ग तो आपको दिख ही रहा है, प्लस के बाद वाले को देखिए। जब आप इस प्लस के बाद वाले को देखेंगे तब आपको लगेगा यहाँ च आ गया, और उसके ठीक पहले कौन आ गया, विसर्ग आ गया। आपको केवल परिवर्तन विसर्ग में करना है और किसी में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, श का आगमन करेंगे। श किस प्रकार का होना चाहिए, हलंत रूप में होना चाहिए। ये हलंत यहाँ लगाया हुआ है, हलंत रूप में होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं बदलना। विसर्ग हटाना है, श को लेकर आना है। ये शब्द बन गया। अब आप खुद देख सकते हैं कि कितना आसान क्षमा चाहता हूँ कितना आसान है विसर्ग संधि को समझना। ऐसा ही एग्जाम्पल हम इस नियम में भी ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में से एक, धनु टंकार, सबसे महत्वपूर्ण है। ये शब्द कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। बस परिवर्तन इतना ही है, विसर्ग आ गया, विसर्ग को श में बदल दीजिए, पीछे बचा हुआ टंकार लिख दीजिए, टंकार बन गया। आसानी से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल इसका भी ले सकते हैं, मनः प्लस ताप हो जाएगा, विसर्ग आ गया, तय आ गया, मनस्ताप। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से विसर्ग संधि के 3 नियम मात्र 10 मिनट में पूरे हो गए और ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स संधि विच्छेद करने के लिए देता हूं और उसको भी अच्छे से समझते हैं। पहले हम लोग इस नियम के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आसानी से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। कितने एग्जाम्पल्स आप लेना चाहेंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप बिल्कुल ही सहज रूप से, बिल्कुल सरल रूप से, सरल तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इन एग्जाम्पल्स को यदि आप लोग देखते हैं, करते हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि च के साथ आधा श आ गया, च के साथ आधा श आ गया, च के साथ आधा आ गया, च के साथ आधा आ गया, लेकिन यहाँ श बदल गया, कोई बात नहीं, श के साथ आधा श आ गया।
ऐसा भी तो हो सकता है। तो यदि ऐसी चीज़ होती है तो संधि विच्छेद करते समय हमें किसी में कोई परिवर्तन नहीं करना, केवल एक में परिवर्तन करना है। और वो परिवर्तन किस प्रकार का है? वो परिवर्तन केवल और केवल क्षय का है। संधि विच्छेद करेंगे तो इसको वापस विसर्ग में बदलना है। इतना सा काम आप लोग करेंगे तो मैं समझता हूँ आश्चर्य है, चार्य नहीं है। विसर्ग में बदला, काम पूरा हो गया। यहां पर भी विसर्ग में बदला, काम पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग एक वीडियो पूरा का पूरा संधि के संबंध में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे हुए, उनको भी हम लोग लेने वाले हैं। और उनका एक वीडियो आपके बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है, ताकि आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोगों को किस प्रकार से उत्तर देना है। ये देख लीजिए, ये आपके सामने जितने भी शब्द आपके रखे थे उन सारे शब्दों के उदाहरण, सारे शब्दों के नियम ये तो मैंने लिखे। आप खुद भी इनको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि करना कुछ भी नहीं है, केवल स को उस विसर्ग में बदलना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स, नियम नंबर 6 है, उस 6 के उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द यही है। ये शब्द आपको ध्यान होना चाहिए। आप इसको यदि करते हैं, इसका ध्यान करते हैं, आप लोग इसको भी आसानी से देख और समझ सकते हैं। कई बार कई जगह कई दूसरे नियम भी चलते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। और वो स्टार में लगा देता हूँ, आपको ध्यान करना है कि इन 2 शब्दों में और कौन से नियम चल रहे हैं, ये आपको ढूंढना है। यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं, पूरे वीडियो देखते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर कोई दूसरी संधि भी चल रही है, वो चीज़ आपको ध्यान करनी है। ये एक प्रश्न, ये समझ लीजिए, ये 2 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। अब करना क्या है, ट के साथ श कौन सा रखा है केवल, और श के साथ स कौन सा रखा है, ट के साथ कौन सा रखा है, ये चीज़ भी देखनी है। यहाँ ये चीज़ देखने लायक है। आप लोगों को मेरे व्यंजन संधि के जितने भी वीडियो हैं उनको देखेंगे, तब आपको कई सारी चीज़ें मिलेगी। ये स्टार मैंने लगा दिए हैं, आप लोग इसका ध्यान करिए। यहाँ आप लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं, आप लोग विसर्ग में बदलना है श को, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये देख लीजिए, ये चीज़ आपके सामने है, इनका भी आप लोग कर सकते हैं। मैंने केवल विसर्ग संधि के बारे में आपको जानकारी दी है। आप लोग इन शब्दों के अंदर कौन सी संधि है, उस संधि के बारे में आपको जानकारी तभी होगी जब आप हमारे सारे वीडियो देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें अलग संधि है। तो आप लोग 6 नियम, उस 6 नियम के एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम अपने उस अंतिम नियम की बात करते हैं। उस अंतिम नियम के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ करते हैं। जो महत्वपूर्ण शब्द हैं आपको भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे जब शब्द आते हैं, ऐसे शब्दों पर स्टार लगा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ यह तो है पहले, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने पहले भी आपको दिए हैं, 2-3 एग्जाम्पल
मैं इधर दे देता हूँ, ताकि आपको आसानी से इस बात का भी पता रहे कि हम लोग केवल संधि नहीं, संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। ये लीजिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स ये भी हैं जो संधि विच्छेद के लिए भी हैं, संधि के लिए भी हैं। यहाँ विसर्ग के साथ त आ गया, विसर्ग को त स में बदलना है। यहाँ विसर्ग आ गया, इसके पहले त की ध्वनि आ गई, ये स्टार लगाया है, डबल स्टार लगा लीजिए भले। इतना महत्वपूर्ण शब्द है कि परीक्षा में ये इस प्रकार से दिया जाता है। अब ये परीक्षा में किस प्रकार से देते हैं इस शब्द का देखिए। कई बार ये शिरस्त्राण लिखने के बाद ये आपको ये पूछते हैं कि इसमें संधि कौन सी है, व्यंजन, विसर्ग या स्वर संधि, ये पूछ लेते हैं। ये पूछने के बाद भी दिमाग पर जोर देना पड़ता है। इसलिए आप ध्यान करिए कि इसमें त पहले आ रहा है, उसके त आ रहा है, त से पहले श आ रहा है। त और श का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो विसर्ग संधि में हम लोगों को जाना चाहिए, पहली बात। अब दूसरा, मैं आपको एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको देख सकते हैं आसानी से। यहाँ श और श साथ में आ गए, तो पहले वाले आधे श को किस में बदलना है, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है। यहाँ भी ये श दो आधे भले ही आ गए हों, लेकिन हमें ध्यान किसका करना है, इस श से पहले आधा से आ गया। और दूसरा शब्द पुनः, ये भी आपको पता है, दूसरा शब्द भी इस प्रकार से पूछा जाता है। त से पहले से आ गया तो आप लोग चंद्र प्लस तम, ये इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब देखिए, कई बार परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न का एक प्रकार, क्योंकि विसर्ग संधि बहुत सरल संधियों में से मानी जाती है, तब इसमें जो प्रश्न पूछते हैं एक ऐसा होता है प्रश्न का प्रकार, वो आप लोग देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न दे दिया और आपसे पूछा कि इसमें संधि कौन सी है, तो विकल्प देगा आपको नंबर 1 स्वर, नंबर 2 विसर्ग, नंबर 3 विसर्ग और स्वर, नंबर 4 विसर्ग, व्यंजन। जिस प्रकार से 4 विकल्प आपको दे देंगे। अब आपने यदि विसर्ग संधि को तो पढ़ लिया, वो आपको बड़ी सरलता से समझ में आ गई, लेकिन आपने यदि व्यंजन संधि को नहीं पढ़ा, यहाँ व्यंजन संधि के नियम लागू होते हैं, तब आप लोग क्या करेंगे? ये चीज़ समझनी बहुत आवश्यक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ आपको पता होती है, दूसरी चीज़ आपको पता नहीं होती, तब अधिकांश लोग इसमें विसर्ग संधि पर टिक कर देंगे, जबकि यहाँ विकल्प यह पूर्णतः गलत है। यहाँ विकल्प होगा व्यंजन संधि का, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि और व्यंजन संधि दोनों ही शामिल है। ये एक नियम है जो मैंने आपको बताया था कि श के बाद त या थ आ जाए, श के बाद त या थ आ जाए, तो त तो बदलता है ट में और थ बदलता है ठ में। ये इस प्रकार का एक नियम मैंने व्यंजन संधि को पढ़ाते समय बताया था और कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संबंध में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से शब्द आकृष्ट प्लस त, ये शब्द निकृष्ट प्लस त, सस प्लस टी, सस प्लस थी, ये सारे शब्द मैंने आपको करवाए थे। तो ये व्यंजन संधि को लेकर आता है। तब आप लोग यदि यहाँ जल्दबाजी करेंगे और यहाँ केवल और केवल विसर्ग संधि पर टिक लग के छोड़ देंगे, तब आपका प्रश्न
विसर्ग संधि ठीक है, लेकिन ये कहता है परीक्षा में विकल्प आ गए, विकल्प दोनों ही हैं तो दोनों विकल्प वाला उत्तर देना पड़ेगा, ये विकल्प काम नहीं आएगा। आप लोग खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग व्यंजन संधि के 5, 6 और 7 नियम को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न के प्रकार को भी हमने देखा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आप लोगों ने उनका स्क्रीनशॉट लिया। अब हम बात करते हैं अपने नियम नंबर 8 और 9 की। वही बात है कि एक साथ यदि इन चीज़ों को हमारे सामने देखें तो देखते ही पता चलता है कि इनमें क्या चीज़ अलग है, और वो चीज़ जब हमें समझ में आ जाए तो हम आसानी से इन नियमों को समझ सकते हैं। तो मैं इसी प्रकार से आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, विसर्ग से पहले ई और ऊ आ गया, और यहाँ विसर्ग से पहले अ या आ दोनों में से कोई एक आ गया। बाद में तो ये आप में इसमें तो केवल 3 चीज़ें हैं, क, प और म। इसमें केवल 2 है, क और प। कई सारे लोग कई सारी चीज़ें रखते हैं, लेकिन उनके जब एग्जाम्पल्स ही नहीं है तो उनको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ हम देखते हैं विसर्ग से पहले ई और ऊ देखते हैं। यदि ऐसी स्थिति हो जाए, विसर्ग से पहले ई आ जाए या विसर्ग से पहले ऊ आ जाए, उसके बाद क, प, म आ जाए, तब बदलना केवल विसर्ग को है। विसर्ग संधि में सबसे बढ़िया चीज़ आपको लगेगी और सबसे आसान लगेगी, परिवर्तन केवल विसर्ग में करना है, विसर्ग के अलावा किसी में भी परिवर्तन नहीं करना है। विसर्ग संधि का परिवर्तन किस में करेंगे? यहाँ विसर्ग हो जाएगा श। पहले कौन आया है? ई और ऊ आया है, इसलिए श हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं विसर्ग से पहले अ या आ, तब क्या होगा? केवल विसर्ग को बदलना है, श। ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। 2 नियम बनते हैं, एक ये रहा, एक ये नियम बनता है। अब इन नियमों को आप यदि देखते हैं तब आपको लगेगा कि केवल परिवर्तन इतना ही है, केवल परिवर्तन इतना सा है। इस परिवर्तन का ध्यान रखना है। इसके कुछ अपवाद भी होंगे जिसको हम बाद में एग्जाम्पल्स के रूप में देखेंगे, लेकिन पहले हम इस नियम को देख लेते हैं। एग्जाम्पल वही चीज़ है, आप लोग एग्जाम्पल को देखिए। शब्द लिखा हुआ है आविष्कार। शब्द लिखा हुआ है आविष्कार। इस आविष्कार शब्द को आप देखेंगे तो 3 चीज़ें आपको देखनी। पहली चीज़ देखनी है, क से पहले कौन आया? श आ गया। इस श से पहले जो अक्षर है उस अक्षर में ई या ऊ दोनों में से कोई एक चीज़ है क्या? तो आप लोग कहेंगे ई है। 3 चीज़ें देखनी। पहले देखना क को, क से पहले कौन आ गया? स, इसको देख लिया। और अब ये कहता है कि स से पहले जो अक्षर है उस स से पहले अक्षर के अंदर ई मिला हुआ है क्या? आप कहेंगे ई या ऊ दोनों में से कोई एक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको केवल इसको हटाना है और उसको बदलना किस में है? विसर्ग में बदलना है। बाद में कार लिखना है और ख़त्म करनी है बात को। ये हो गया आपका एक नियम पूरा। दूसरा, आप इसको और सरल तरीके से देखना और समझना चाहते हैं तो देखिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। शब्द लिखा हुआ है, शब्द रखा हुआ है चतुष्पथ। ये लीजिए, चतुष्पद शब्द लिखा हुआ है। बस प आ गया, प से पहले से आ गया, प आ गया, प और श साथ में आ गया। तब हमें क्या करना है? उससे पहले कौन आ गया? ऊ आ गया। संधि विच्छेद करते समय चतुपथ, श को हटाना, इतना सा काम करना है, श को हटाने का काम करना है। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल और लीजिए। अब इस एग्जाम्पल को सरल समझिए। बहिष्कार, क से पहले आधा से आ गया, क से पहले आधा से आ गया। आगे ठीक है ये आया है, लेकिन क से पहले आधा से आ गया। आपको कुछ नहीं करना, श की जगह विसर्ग लगाना है और शब्द लिखना है कार। मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है
मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है वपुष्मान, मान लीजिए लिखा हुआ है ज्योतिषमती, इस प्रकार के यदि शब्द लिखे हुए आ जाएं, ये महत्वपूर्ण शब्दों में से हैं, इस प्रकार के मान लो शब्द लिखे हुए आ जाएं, तब आप लोगों को करना क्या है, संधि विच्छेद करते समय केवल और केवल इस शय को बदलना है, क्योंकि मैं आ गया और मैं और ऊ आ गया, मैं और ऊ का मेल हो गया, तब आपको क्या करना है, विसर्ग को लेकर आना है। मैं और ई का मेल हो गया, मैं और ई का मेल हो गया, तब आपको शय को लेकर आना है। क और ई का मेल हो गया, क और ई का मेल हो गया, और शय बीच में आया हुआ है ही। दोनों बातों को देखकर यदि हम लोग करते हैं तो आप लोग इसका आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं। वपुष्मान ज्योतिषमती और बहीकृत, ये इस प्रकार से आप लोग इसका संधि विच्छेद करके समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये नियम काम आता है। अब हम चलते हैं अपने 9 नंबर नियम की तरफ। ध्यान क्या करना है, चीज़ वही है, क और अ के बीच में, क और आ के बीच में, प अ और आ के बीच में यदि शय आ जाए तब आप लोगों को संधि विच्छेद करते समय विसर्ग बदलना है। एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। शब्द दिया हुआ है नमः और कार, शब्द दिया हुआ है भा प्लस कर, शब्द दिया हुआ है भा प्लस पति। ये इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। शब्द दिया हुआ है श्रेय प्लस कर, ऐसे ही खूब सारे एग्जाम्पल्स यदि हम लोग लेते हैं तो शब्द दिया हुआ है परस पर, मान लीजिए शब्द दिया हुआ है, यहाँ शब्द दिया हुआ है तिरस्कृत, यहाँ दिया हुआ है तिरस्कार। ये एग्जाम्पल वाचस्पति, ये एग्जाम्पल्स आप संधि और संधि विच्छेद के रूप में ले सकते हैं। आप लोग इनको देखेंगे, देखते ही पता चल जाएगा विसर्ग से पहले अ की ध्वनि आ गई, उसके बाद क या प दोनों में से कोई एक आ गया, तब आपको करना क्या है, विसर्ग से पहले अ या आ की ध्वनि, विसर्ग से पहले या, विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले आ, सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, इसी नियम के तहत दिखाई दे रही है। करना है केवल नमस्कार, भास्कर, भास्पति, श्रेयस्कर, इतना ही काम करना था। केवल शय को लेकर आना था, विसर्ग को हटाना था। अब यहाँ प के साथ शय आ गया, क के साथ शय आ गया, मैंने आपको बताया था उल्टा कर दीजिए, विसर्ग को लेकर आना है, क के साथ शय आ गया, प के साथ शय आ गया, उल्टा करना है, परह प्लस पर, तिरस तो तिरह प्लस कृत, तिरह प्लस कार, वाचः प्लस पति। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे 8वें और 9वें नियम को हम लोग कितनी आसानी से, कितनी सरलता से समझ सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो इसके अपवाद हैं उनको देखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि किस प्रकार से नियम 9 के कुछ अपवाद हैं। नियम 9 में कुछ चीज़ें अधिक थी, उसमें थोड़ा सा संशोधन है। वो संशोधन किस प्रकार का होगा अपवाद के रूप में, कि यहाँ विसर्ग से पहले केवल अ आएगा। आ वाला जो नियम आ था उसके साथ में, लेकिन इसमें आ नहीं होगा, केवल और केवल विसर्ग से पहले अ। ये इतना सा
चेंज है और कोई चेंज नहीं है। बाकी सारे के सारे 9 नंबर नियम के अपवाद हैं। और 9 नंबर नियम के अपवाद में होगा क्या, वह देखिए। यदि विसर्ग से पहले अ आ जाए और उसके बाद क और प, तो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन ये है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं तो विसर्ग में हम लोग परिवर्तन करते थे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। तो भी यह सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये संधि का नियम माना जा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, रज कण, पय पान। एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, विसर्ग से पहले और उसके बाद क या प। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करना, वो 9 नंबर नियम का अपवाद भी है। वहां हम लोगों ने श में परिवर्तन कर दिया था, यहां हमें किसी में कोई परिवर्तन नहीं करना, वैसा का वैसा रखना है। रज कण, पय पान, बस यही चीज महत्वपूर्ण है इसमें और उसमें। कुछ शब्द हैं, इसलिए इन शब्दों को आप लोगों को याद करना है। मैं वो शब्द आपके यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। प्रातः काल, कुछ भी परिवर्तन नहीं है, वैसा का वैसा है। मनः कामना, अब मनः कामना शब्द जो ही आपके दिमाग में आता है तो आप लोग इस शब्द को मनोकामना कर देते हैं। मनोकामना करने का कोई नियम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मनोकामना शब्द बना रखा है, अपनी मर्जी से बना रखा है, कोई नियम नहीं है। इसलिए शुद्ध शब्द यही है, ये ध्यान रखना है। अधःपतन, इसको भी हम लोगों ने अधोपतन करके छोड़ दिया है। हम लोग बहुत चीज़ें गलत पढ़ चुके हैं पूर्व में, अब हम लोग कोई भी चीज़ गलत नहीं पढ़े, इसका भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान करें। मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है अंतःकरण, तो आप लोग इसको इसी प्रकार से लिखने का प्रयास करें ताकि आप लोग शुद्ध हिंदी को समझ सकें, आपके ध्यान में रहे। मनः प्रसाद, ये देखिए, ये इसी प्रकार से ये शब्द हैं और इसी प्रकार से आपको इन शब्दों के बारे में समझ रखनी चाहिए। यदि आप लोग और अन्य प्रकार से इसका समझ रखते हैं, मैं आपको पूछता हूं कि भाई ये जो मनः प्लस कामना, आप लोग इसे मनोकामना बनाते हैं, मनोकामना आप लोग लिखते हैं, तो मनोकामना किस संधि के नियम के तहत आप इसे ओ की मात्रा बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। यदि ये आपको ध्यान में नहीं है तो आप लोग इसे सही मानिए, अन्यथा आप लोग इस मनः कामना शब्द को इसमें बदलकर सारा मामला गड़बड़ कर देंगे। दूसरी बात, इसको आप लोगों ने देख लिया, संधि विच्छेद भी करना है तो कुछ भी नहीं, इन्हीं को इसी प्रकार से बदलना। ये शब्द याद रखने के हैं, इसलिए मैंने आपके सामने 4-5 शब्द रखे हैं। आप इनको याद भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण शब्द था उस महत्वपूर्ण शब्द के ऊपर मैंने स्टार भी लगा दिया है कि ये शुद्ध इसी प्रकार का होता है। अधोपतन होता है, अधोपतन नहीं होता, अधःपतन होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। आप लोगों के सामने जो महत्वपूर्ण चीज़ इस नियम के संबंध में थी वो मैंने रख दी। अगला जो 10वां नियम है, हम लोग उस 10वें नियम को यहाँ देखते हैं। नियम नंबर 10। हालांकि इन नियमों का ज़्यादा नहीं है, लेकिन परीक्षा में एक बार इससे संबंध में प्रश्न पूछ लिया था, इसलिए मुझे ये नियम लिखाना आवश्यक लग रहा है। ये कहता है विसर्ग से पहले ई और ऊ आ जाए, उसके बाद र आ जाए। ध्यान से सुनना और समझना। विसर्ग से पहले ई या ऊ आ जाए, उसके बाद र आ जाए, तब क्या करना है ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। शब्द दिया हुआ है नी प्लस रव,
हालांकि मैंने कहीं पर भी इन शब्दों का जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ मुझे इसलिए करना है क्योंकि ये नियम परीक्षा में पूछा हुआ, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में पूछा हुआ था, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है विसर्ग से पहले ई आ जाए या ऊ आ जाए, उसके बाद र आ जाए, तब होगा क्या, जो चीज़ परिवर्तन होने वाली है वो चीज़ समझना है। विसर्ग का लोप पहला परिवर्तन, विसर्ग का लोप दूसरा परिवर्तन, ई का ई एक परिवर्तन और ऊ का ऊ ये दूसरा परिवर्तन। ये दो परिवर्तन यानी ये अपने दीर्घ रूप में बदल जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये नियम, हालांकि इन चीज़ों के बारे में चर्चा करें तो अधिकांश जो व्याकरणविद हैं वो मौन हैं। ये ई विसर्ग के साथ, दू विसर्ग के साथ, इनके बारे में वो कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है। उत की बात करते हैं, उसके बारे में वो समझाने में कुछ भी सक्षम नहीं है। इसलिए अपने हिंदी में क्या कर रखा है, हिंदी में इनको भी मान लिया, संधि पढ़ते हैं तो विसर्ग के रूप में पढ़ना है, और यदि उपसर्ग पढ़ते हैं तो निर निश इनके रूप में हम लोगों को पढ़ना है। ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों को समझनी है, और ये चीज़ मैं जब उपसर्ग पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। यहाँ ये क्या कहता है कि विसर्ग से पहले ई और उसके बाद र आ गया तो विसर्ग का लोप करना है एक काम, दूसरा काम क्या करना है, ई को ई में बदलना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। नीरव शब्द हो गया, परीक्षा में आ गया, इसलिए मुझे ये करवाना अति आवश्यक है। नहीं प्लस रंध्र, एग्जाम्पल आप आसानी से दे सकते हैं। दुहु प्लस रम्य, चक्षु प्लस रोग, ये आपको दिखाई दे रहे हैं और आप लोग भी इसको बड़ी आसानी से निहो प्लस रू, ये परीक्षा में एक बार पूछा हुआ है, और जब परीक्षा में आ गया तो इसका मतलब हम लोगों को भी आना आवश्यक है। करना परिवर्तन इतना ही है, विसर्ग से पहले ई की मात्रा बड़ी कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना। निरंद्र, दुरम्य बड़ा कर दिया, विसर्ग हटा दिया, ऊ को बड़ा कर दिया। चक्षु रोग ये साथ में है, इसलिए ये महत्वपूर्ण शब्दों में से हैं। निरोग, इस प्रकार से हमारा ये 10वां नियम, ये 9वें नियम का अपवाद आ गया, और ये आपके 10वां नियम आ गया। इसको आप आसानी से देखिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा जब तक आप हमारे पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ये इतने सारे जो एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स यही हैं और कहीं नहीं हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग समास विषय को पढ़ेंगे। उससे पहले आपको एक वीडियो केवल और केवल परीक्षा में पूछे गए और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं संधि के संबंध में, उनके बारे में एक वीडियो आपको मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।